देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, तो देखो हम लोग आज AS9 ये पढ़ेंगे, ठीक है। एस का जो सिस्टम है हम थोड़ा बता देते हैं। देखो एस क्या होता है, लाइक लॉ जैसा है, ठीक है, कि अकाउंट्स में क्या क्या, कौन से सेक्टर में क्या यूज किया जाता है, ठीक है, क्या प्रोविजंस है वो हमें थोड़ा सा याद रखना है, और उसके बेसिस पे केस स्टडीज क्वेश्चन होता है हम लोग का, ठीक है। अभी करने से ही समझ में आएगा कि एक्चुअली एस में हमें करना है। तो AS9 हम लोग पढ़ेंगे, जो जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हर एक एस का अपना अपना नाम होता है। तो पहले हम लोग को एस के बारे में लिख लेना है, जो हम समरी लिखवाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो AS9, ठीक है, AS9 इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब पता है तुम लोग को? रिकॉग्निशन क्या होता है अकाउंट्स में? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, बोलो। लास्ट क्लास में हम लोग ने जो एस किया था, वहां तो भर भर के रिकॉग्निशन वाला ही लैंग्वेज आया था कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में ये वाला बताया भी था कि हम लोग नेक्स्ट दिन क्या पढ़ने वाले। तो रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू का मतलब मैम इनकम। सेल, सेल या इनकम। हाँ, रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना होता है। लास्ट क्लास में जिन्होंने एस किया था, AS7, ठीक है, सभी ने किया था ईशा को छोड़ के। तो वहां तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन ही तो पढ़ रहे थे कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्डिंग। एक तो सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है। देखो हम लोग को यहाँ पर क्या सीखना है कि हम लोग अपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कब अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है हमारे बिजनेस में, वो हमें देखना है। तो AS9 रेवेन्यू को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि प्रोडक्ट सेल, ठीक है, और इसके अलावा सर्विस सेल, ठीक है। तो इसका कैटेगरी है, तो जो AS9 कवर कर रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इस पे हमें लिखना है, लिखो AS9 is mandatory for all entities, ठीक है। यानी सभी एंटिटीज को AS9 फॉलो करना है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, AS9 deals with the basis for recognition of revenue in statement of PL। AS9 किस बात से डील करता है वो तो देखो हर एक एस के नाम से ही पता चलता है कि ये एस किस बारे में डील करता है। तो ये एस डील करता है कि हम लोग अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू कहाँ रिकॉग्नाइज होता है? ऑब्वियसली पीएल में होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर तुम लोग सोल प्रोप्राइटर का बात करोगे तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है। देखो ट्रेडिंग एंड पीएल, कंपनी तो अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाती है, उनका ऐसे ट्रेडिंग पीएल नाम नहीं रहता है। तो ट्रेडिंग पीएल में हम लोग यहाँ पर अपना सेल रिकॉर्ड करते हैं। पीएल में इनडायरेक्ट इनकम वगैरह जो है, जो भी हो, क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं पीएल का। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही बोला जाता है। ट्रेडिंग पीएल तो सिर्फ अलग देखो बनता है जो सोल प्रोप्राइटर है उनके केस में। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग उतना दिखता नहीं है हमें, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी अकाउंट है उसमें एसपीएल के अंदर ही ट्रेडिंग वाले आइटम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी है बोल रहा है कि भाई कि पीएल में हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू को, उसके बारे में हमें AS9 जो है बताएगा। फिर नेक्स्ट लिखना है AS9
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बस इतना सा ही लिखा है, ठीक है। AS9 क्या है, लास्ट दिन जो बताया था वही। AS9 इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज, और AS9 हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बताएगा। बस ये इतना सा लिखा हुआ है, इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर AS9 इज कंसिडर्ड विथ recognition of revenue arising in the ordinary activities of the enterprise from point A, sale of goods, point B, rendering of services, point C, interest, comma, royalties and dividend। अब ये लास्ट पॉइंट देखो क्या है, बोल रहा है कि AS9 इज कंसिडर्ड विथ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि AS9 किस बारे में डील करता है, कि हम लोग अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू कैसे अराइज कर रहा है, बोल रहा है कि इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, मतलब मेनली एक एंटरप्राइज जिस तरीके का काम करता है उससे जो भी उसका रेवेन्यू अराइज होता है उसको उसे कब रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में AS9 बताएगा। और AS9 किस तरीके के रेवेन्यू को कवर करता है, अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे मार्केट मैम में तो थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। सेल ऑफ गुड्स जैसे हम यस। लोग, दिख रहा है यहाँ से ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं। यस मैम। सेल ऑफ गुड्स जैसे कि कोई अगर गुड्स बेचता है, जैसे कि ग्रोसरी वाला हो गया, तुम लोग लैपटॉप मोबाइल खरीदते हो, वो भी गुड्स ही बेच रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी देख लो तुम लोग, जैसे कुछ ड्रेस वगैरह खरीद रहे हो, कपड़े वगैरह खरीद रहे हो, तो वो भी तो गुड्स हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट, मेडिसिन खरीदना है, कुछ खाने का चीज खरीदना है, फूड आइटम, तो सेल ऑफ गुड्स। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब जैसे मेरा काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। डॉक्टर का काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ बोलिए बोलिए। देखो, लॉयर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, इस तरीके का। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब जो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अगर हमारा कोई इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम कैसे आ सकता है, अगर हम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है तो वहां से इंटरेस्ट आ सकता है। अगर हम लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड आ सकता है। रॉयल्टीज का मतलब होता है अगर हम लोग अपना कोई बोल सकते हो कि इंटेलेक्चुअल एसेट के बदले अगर हमें कुछ मिल रहा है, जैसे कि देखो हम बोल सकते हैं जैसे कोई नो हाउ है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को जब हम लोग किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो उसके बदले हमें जो मिलता है, जैसे किसी को घर दे दिया यूज करने के लिए तो बदले में रेंट मिलता है। लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है, ठीक ठीक है, मैंने किसी को बोला कि मेरा ये नो हाउ या फॉर्मूला आप यूज करो, लेकिन बदले में मुझे पेमेंट करना, तो उस पेमेंट को बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजों के लिए होता है। तो AS9 जो कवर करेगा हमें उसी पे क्वेश्चन आएगा, हमें उसी पे आंसर्स भी देना है। तो AS9 मेनली ये तीन चीजों को कवर करेगा,
और अगर वैसे देखा जाए तो ये हो गया गुड्स 1 नंबर, सर्विस 2, इंटरेस्ट 3, रॉयल्टी 4 और डिविडेंड 5। 5 तरीके के रेवेन्यू को वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि AS9 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो लिखते हैं चलो AS9 does not deal with कौन कौन से चीजों पे डील नहीं करता है। तो देखो AS9 डील नहीं करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, जिन्होंने किया है, ठीक है, अगर नहीं भी किया है, जिनका नहीं हुआ उनका तो कि अगर किसी को ये नहीं पता है लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक केस इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि देखो कंस्ट्रक्शन का अगर कोई काम करता है तो उनका भी तो रेवेन्यू जनरेट होता होगा, जो ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो AS9 नहीं बताता है। वो कौन बताता है? AS7, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। तो AS7 में हम लोगों ने सीखा कैसे करके हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेटली एस बना हुआ है, तो AS9 जो है उस पे कोई जो है उसका एप्लीकेबिलिटी नहीं है। AS7 उसे अप्लाई होता है, AS7 उस पे अप्लाई होता है। सेकंड लिखेंगे हायर परचेज में अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पहले सी एंटर में हायर परचेज हुआ करता था, उस पे क्वेश्चंस हुआ करता था, बट मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोल रहा है। एस तो अभी भी है, लीज एग्रीमेंट पे एस है, वो तो करेंगे हम लोग, वो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। लेकिन हायर परचेज का जो सिस्टम है वो हम लोग उस पे कैसे अकाउंटिंग होता है वो हम लोग पहले करते थे, अभी तुम लोग के सिलेबस में वो है नहीं, हटा दिया है। ठीक है, तो देखो हायर परचेज या लीज एग्रीमेंट के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है वो गाइडलाइन हमें AS19 देता है। अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, जब लीज एग्रीमेंट करोगे तब बता देंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो कि अगर हम लोग हायर परचेज या लीज के थ्रू से कुछ ले रहे हैं तो या बेच रहे हैं, जो भी हो, हम लोग सेलर हो या फिर परचेजर हो, तो उस केस में हमारे लिए सॉरी सेलर के लिए होगा, नॉट परचेजर, क्योंकि रेवेन्यू तो सेलर रिकॉग्नाइज करेगा। मैंने थोड़ा सा जो है गलत बोल दिया लैंग्वेज। देखो यहाँ पर तो हम लोग रेवेन्यू का बात कर, रेवेन्यू तो वही रिकॉग्नाइज करेगा ना जो सेलर होगा। तो अगर कोई हायर परचेज में कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है या लीज एग्रीमेंट में कुछ बेच रहा है तो उस केस में AS19 एप्लीकेबल होता है, AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम लोग को गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला, इसका एस हम लोगों ने किया है। ठीक है, जिनका बाकी है उनका होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। तो हम एक बार जस्ट याद दिला रहे जिन्होंने किया है कि उनको याद रहे कि हाँ हम लोगों ने ये किया था। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिसिप्ट होता है तो उसको कैसे हमें डील करना है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रांट भी तो रेवेन्यू हो गया ना, कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिला। ग्रांट का मतलब क्या होता है? छूट मिलता है, काफी सारे कंडीशन फुलफिल करने होते हैं तब जाके होता है। तो वो AS12 में डील होता है, जो ऑलरेडी एक बार हम करवा चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है उनका होगा। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, रेवेन्यू, सॉरी अकाउंट नहीं लिखो, रेवेन्यू। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है कोई, ठीक है, तो वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगी वो भी हमें AS9 नहीं बताता है। तो इनका कंसेप्ट कहाँ कंप्लीट होता है? IRDA। ठीक है, IRDA में होता है, IRDA। ये भी तुम लोगों का पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। CMA जो करते हैं उनका है इंश्योरेंस कंपनी में कैसे होता है। ये पहले बहुत पहले था, ये काफी दिन पहले इसको जो है हटा दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग पहले था। ठीक है, तो जो भी हो, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी तो वो IRDA के जो भी रूल्स है वो फॉलो करके करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ AS9 एप्लीकेबल होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने इतना ही देखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा ये जो कैटेगरी है कि सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये सारे केसेस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का तरीका यानी कि सिस्टम AS9 कवर करता है, लेकिन सबका इंडिविजुअल सिस्टम है कि गुड्स बेचा तो कैसे होगा, सर्विस रेंडर किया
तो कैसे होगा? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड जो है हम लोगों ने मतलब हमें मिला तो कैसे होगा? तो उसके बारे में AS9 क्या बता रहा है, तो एक एक करके हेडिंग करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स, कि अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग अपने सर्विस रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ट्रांजैक्शंस should be recognized when requirements as to performance set out below are satisfied. First point, the seller of goods has, इसको हम थोड़ा अलग कलर से लिख रहे हैं क्योंकि इसे स्पेशली हमें याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफर, तुम लोग चाहो तो पेन से नीचे ऐसे लगा दो, लाइन लगा दो, ठीक है। ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू बायर। सेकेंड, ऑन a main point, significant risk and reward. Significant risk and reward of ownership have been transferred to buyer, that is no effective control of goods retained with seller. Next point, no significant uncertainty. No significant uncertainty exist regarding the amount of consideration. अच्छा, अब हम समझा देते हैं। देखो मैंने ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है। बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट एज परफॉर्मेंस सेट आउट बिलो आर सेटिस्फाइड। मतलब ये तीन कंडीशन अगर मेरा सेटिस्फाइड होता है तो ही, अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या गुड्स, जो भी बोलो एक ही बात है, गुड्स या प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेन पॉइंट देखो जो मैंने अलग कलर से लिखा है। पहला बात है कि ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू बायर। अगर तुम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है कभी भी, ठीक है, अगर फाउंडेशन करते हो तो देखो फाउंडेशन में तो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो वहां पर देख सकते हो
ट्रांसफर द प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम लोग अगर किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो उसको ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है हमें, ठीक है। क्योंकि सेलिंग में यही होता है कि अगर हम लोग किसी को कुछ सेल कर रहे हैं तो हम लोग अपने प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो सेल रिकॉग्नाइज्ड होगा। द सेलर ऑफ द गुड्स ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर, ठीक है, इसका मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर। फिर क्या बोला है, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है, जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड है उस ओनरशिप से जुड़े हुए हैव बीन ट्रांसफर, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है T/F, ठीक है, ट्रांसफर टू बायर दैट इज नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गुड्स रिटेन विद द सेलर। मतलब सेलर के पास कोई भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहेगा, जो भी रिस्क हो या रिवॉर्ड हो सारा ही सारा जो है बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है ना, जैसे लॉ में तुम लोग देखे होंगे जब तुम लोगों ने ये इस पे जो लॉ है वो पढ़ा है कि मान लो मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा और जैसे ही खरीद के हम जाने लगे और मेरे हाथ से वो गिर के टूट गया, तब वो मेरा लॉस है, ठीक है। वो जो बायर है, सेलर है, वो उसका लॉस बियर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो मुझे बेच दिया तो ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गया। अब उससे जुड़े हुए रिस्क रिवॉर्ड सारा मेरा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन का मतलब मान लो जो कैलकुलेटर का मैंने बात किया, अब उसको तो मैंने कुछ एक कंसिडरेशन से ही परचेस किया होगा, 300 रुपए 400 रुपए जितने का भी कैलकुलेटर रहा हो। अब जो सेलर है उसके पास कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कि मेरे से उसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बेचने के बाद या गुड्स बेचने के बाद 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तभी जाके मुझे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए रिस्क रिकॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए और जो कंसिडरेशन है उसको रिकवर करने का किसी तरीके का अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर सारे कंडीशन सही सही जाते हैं तो हम लोग सेल करने के बाद गुड्स को अपने सेल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेल ऑफ गुड्स का रूल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर हम लोग सर्विस रेंडर करते हैं जैसे कि मेरा वाला केस, तो फिर हम कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसको सेल भी बोलते हैं एक्चुअली। सर्विस के आगे ये लिख दे, ये वाला लैंग्वेज यूज होता है, चाहो तो सेल ऑफ सर्विस भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसका क्या रूल्स होता है, इसका रूल्स ये है, इस पे 2 रूल्स अप्लाई होता है, ठीक है। एक होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस, एक होता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। एक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट, इस पे 2 मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड proportionately revenue is recognized proportionately with degree of completion, with degree of कंप्लीशन, ठीक है। मतलब जितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ उतना परसेंट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मानो मेरा एक काम 100% का है, मैंने अभी तक उसमें 80% कंप्लीट किया है, 20% अभी भी मेरा रिमेनिंग है उस काम को कंप्लीट करने में। तो अगर हम प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड यूज कर रहे हैं तो 80% के अगेंस्ट में जितना रेवेन्यू होगा उतना ही रिकॉर्ड करें। मान लो ये काम का पूरा रेवेन्यू है 1 लाख रुपीस, तो अगर 80% कंप्लीट हुआ है तो 80,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी 20,000 तब करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेटली जो है इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, जितना प्रोपोर्शनेट किस बेसिस पे डिपेंड करता है, कंप्लीशन कितना हो रहा है उस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड।
कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगा, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड only when service is rendered completely, rendered completely। तो यहाँ अगर ये मेथड फॉलो करते तो इसका सिस्टम क्या है, बोल रहे कि रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करना है सिर्फ और सिर्फ तब, ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ तब जब सर्विस पूरा पूरी रेंडरिंग हो जाएगा, मतलब मुझे 100% सर्विस देना, मैंने 100% सर्विस दे दिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कंप्लीट जो है अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस, जितना जितना कंप्लीट होगा उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, और ये हो गया पूरा जब तक ना कंप्लीट हो तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पूरा होने पे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैसे होगा, नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रूल्स क्या है, देखो इंटरेस्ट कब रिकॉग्नाइज्ड होता है, इंटरेस्ट का रेवेन्यू, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड on the time, on time proportion basis। तो यहाँ भी देखो हम लोगों ने एक प्रोपोर्शन पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का प्रोपोर्शन की कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो इसका हम तुम लोग को एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, अच्छा ये मान लो हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2000, मान लो 2023 से 31 मार्च 2024 वाला एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब इस ईयर में मान लो इस डेट पे, ठीक है, 1 मान लो सितंबर में हम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है कितने का, सपोज की ₹10,000, और इस पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% पर एनम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम लोग को इंटरेस्ट कब मिलेगा, अगर 1 सितंबर में मैंने किया है तो 10% पर एनम मतलब ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये तो मेरा 2000 कितना है, 1 सितंबर 2023 होगा, क्योंकि अप्रैल के बाद ये आ गया। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट जिस कंपनी में या जहां भी मैंने इन्वेस्ट किया है वो इंटरेस्ट कब देंगे, 1 साल बाद ही देंगे, जो बात हुआ है। तो कितने तारीख को देंगे, बोलो, अगर 1 साल बाद देंगे, 1 सितंबर अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव्ड कब होगा, मैम 31 अगस्त 24, मतलब 31 अगस्त 2024। अच्छा अगस्त आ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त 2024 को इंटरेस्ट रिसीव होगा, मतलब मेरे पास कैश आएगा। ठीक है, लेकिन क्या मुझे इस अकाउंटिंग ईयर में इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, बोलो, क्या मुझे इस अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि मिलेगा तो मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के 31 अगस्त में, ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चले गए, तो क्या हमें यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, इस अकाउंटिंग ईयर में कोई भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, सभी ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है। ठीक है, 11 में सभी ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, तो मुझे मैम बोलो, मैम एक्रूड इंटरेस्ट बोल के चार्ज कर सकते हैं रेवेन्यू को, मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 6 महीना का चार्ज किया जा सकता है। 6 महीना हो रहा है या फिर, हाँ 6 महीना हो रहा है, 6 की 7 महीना हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, नहीं 7 मंथ्स, मैम 8 महीना। 7 हो रहा है, 7 मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स के इंटरेस्ट को हम लोग यस मैम। एक्रूड, हाँ एक्रूड इंटरेस्ट बोल के चार्ज करेंगे। तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो वहां पर भी यही करते हो। ठीक है, यस मैम। फाइनल अकाउंट्स में एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अर्निंग तो है मेरा बट नॉट रिसीव्ड,
बट नॉट रिसिप्ट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स हमारा कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे। तो इंटरेस्ट अगर एक्रू हो गया है, कोई भी इनकम अगर एक्रू हो गया है तो उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 10% इंटू 7/12 करने से जितना आएगा उतना इंटरेस्ट हम लोग को रिकॉर्ड करके दिखाना है। 10,000 इंटू 10% इंटू 7/12, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, जितना भी आ रहा है। चलो 583.33 आ रहा है, मैंने सिर्फ 583 चलो 0.33 लिख दिया। तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट हमें रिकॉर्ड करना है। और इसको हम लोग पीएल में कैसे दिखाते हैं, ये देखो, ये पीएल में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बाई एक्रूड इंटरेस्ट बोल के, ठीक है, कि मेरे इस साल का कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, 583.33। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो एक ही लाइन में वही चीज समझाया गया, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। तो ये टाइम के बेसिस पे हमें रिकॉग्नाइज करना है कि अगर मेरा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में इसका कोई टाइम आ रहा है, ठीक है, कि 7 मंथ्स का ये एक्रू हो गया है, तो मुझे 7 मंथ्स का इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर देना चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो मुझे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्या रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ओनली फॉर 7 मंथ्स रिकॉर्ड होगा, बाकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया मेरा 3rd नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर, रॉयल्टी था, और लास्ट में डिविडेंड। 4th नंबर में है रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी का क्या रूल्स है, देखो रॉयल्टी का रूल्स ये है कि पहले बता देते, रॉयल्टी किस चीज के लिए चार्ज होता है, चार्जेस फॉर यूज ऑफ एसेट। ये भी एक तरीके का रेंट है, लेकिन इसको रेंट नहीं बोलते। अगर हम लोग किसी का घर यूज करते हैं तो उसको रेंट देते हैं, वैसे ही अगर हम लोग ऐसा कोई एसेट यूज करते हैं, जैसे कि किसी का नो हाउ, नो हाउ मतलब कोई फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इस तरीके का चीज, किसी का नो हाउ, किसी का पेटेंट, किसी का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, इस तरीके की चीजों को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके बदले जो हम लोग पेमेंट करेंगे उसको बोला जाता है रॉयल्टी। और इस केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज्ड होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड on accrual basis, on accrual basis, on accrual basis in accordance with term of agreement, in accordance with term of agreement, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर है, मान लो 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेके मान लो 31 मार्च 2024 तक का एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई एक रॉयल्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो रॉयल्टी जो है बुक सेलर और पब्लिशर्स के भी बीच में आता है। जैसे कि देखो कोई अगर ऑथर है, ठीक है, ऑथर क्या कर सकते हैं, उसके पास क्या टैलेंट है, वो बुक्स लिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बुक्स को बेच भी पाए। तो बेचने के लिए उसे पब्लिशर्स के पास जाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये बुक लिखा है, क्या आप मेरी बुक को पब्लिश करोगे, मतलब क्या आप मेरे बुक को बेचना पसंद करोगे। तो देखो अगर पब्लिशर्स को लगता है कि हाँ मुझे बेचना चाहिए तो बेचेंगे, ठीक है, मतलब उनको अगर लगेगा कि हाँ ये बुक्स बेचने से कुछ फायदा है हमारा तो करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए, ये कौन है, ये मान लो राइटर है या फिर ऑथर कर देते, ठीक है, ऑथर। ये पब्लिशर्स के पास गए जो कि है मिस्टर बी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इनसे डील कर लिया कि आप मेरा बुक बेचो
तो पब्लिशर्स बोल रहे ठीक है, मुझे लगता है आपका बुक बेच के अच्छा ही पैसा आएगा तो हम बुक बेच देंगे, ठीक है बेचेंगे, हम रेडी है बेचने के लिए। तो अब इन ऑथर को क्या मिलेगा पता है, पब्लिशर से मिलेगा रॉयल्टी, ठीक है। लेकिन बात ये हुआ है कि हम लोग पूरे साल बुक्स बेचेंगे। मिस्टर बी ने क्या बोला है, कंडीशन ये बोला है कि हाँ एग्रीमेंट होता है ना, तो हम पूरे साल बुक्स बेच देंगे। बेचने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके हिसाब से रॉयल्टी क्या होता है ना, अलग अलग तरीके का पेमेंट होता है। जैसे कि मान लो पर बुक बेसिस पे हो सकता है कि जितना बुक्स बिकेगा पर बुक पे हम 100 रुपए करके देंगे, तो 10 बिका तो 10 इंटू 100, अगर 5 बिका तो 5 इंटू 100, जो भी होगा, ठीक है। परसेंटेज भी हो सकता है, अगर 5 लाख का सेल हुआ तो उसके ऊपर 5% दे देंगे, तो वो उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का एग्रीमेंट होगा। अब इन्होंने बोला है कि पूरे साल बुक्स बेचने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितना क्या रेवेन्यू हो रहा है, और आपको पेमेंट कब करेंगे। मान लो इन्होंने बोला कि आपको पेमेंट नेक्स्ट जून में करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग 1 जून को आपको पेमेंट कर देंगे, 1 जून 2024 को आपको पेमेंट कर देंगे, इस दिन क्या करेंगे पेमेंट, ऐसा मान लो। जो है इनका एग्रीमेंट बना हुआ है कि हम लोग पूरे साल भर का कैलकुलेशंस करने के बाद आपको 1 जून में पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो मिस्टर ए है, जिनको रेवेन्यू आने वाला है रॉयल्टी से, वो अपना रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस पे नहीं, यहाँ तो कैश आएगा, ठीक है। पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेगा पेमेंट बाय मिस्टर बी, ठीक है, पेमेंट बाय मिस्टर बी। लेकिन रेवेन्यू कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मिस्टर ए, क्योंकि इनकम तो उनको होने वाला है, ठीक है। तो वो अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। देखो मैंने लिखवा रखा है एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि पैसा आए या ना आए, अगर मेरा इनकम एक्रू हो गया तो हम रिकॉर्ड कर देंगे इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ एग्रीमेंट। पैसा यहाँ मिलेगा पता है मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर ए रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पीरियड में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पीरियड में तो उनका जो है इनकम जनरेट हो चुका है। मतलब एक्रूअल बेसिस पे अगर देखें तो, पेमेंट बेसिस पे हमें नहीं जाना है। इस डेट पे अगर करेंगे तो फिर एक्रूअल बेसिस नहीं होता है, वो कैश बेसिस अकाउंटिंग हो जाता है। और हम लोग को पता है कि हम लोग जो अकाउंट्स फॉलो करते हैं वो कैश बेसिस नहीं होता है, एक्रूअल बेसिस होता है। और हमें साफ साफ बता रहा है AS9 कि जो रॉयल्टी है उसके लिए रूल्स क्या है, जब मिलेगा तब मत रिकॉर्ड करो, जब एक्रू हो गया तब रिकॉर्ड करो। तो ये तो इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कहाँ करना पड़ेगा, इस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किसको, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज यहाँ पर कर लेंगे। पेमेंट फिर इनको यहाँ मिलेगा क्योंकि इनके एग्रीमेंट में मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि जून को इनको पेमेंट दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे रॉयल्टी के केस में, जब रेवेन्यू जो है हमारा एक्रू हो जाएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे होता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर में हम लोग का है डिविडेंड, जो कि लास्ट पॉइंट है, डिविडेंड। तो डिविडेंड कब मिलता है, जब हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल्स लिखो, रिवार्ड फ्रॉम holding investment in share। अगर हम लोग शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो हमें जो रिवॉर्ड मिलता है उससे, उसी को डिविडेंड बोला जाता है। अब ऐसे केस में अगर किसी ने शेयर में इन्वेस्ट किया था, उसको डिविडेंड मिला, तो वो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, ब्रैकेट में लिखो, इट इज accrued, फिर ब्रैकेट क्लोज करके when right to receive is established या generate, established या generate, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो।
देखो क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले तो डिविडेंड का मतलब बता दिया, ये तुम लोग को पता होता है, डिविडेंड शेयर होल्ड करने पे ही मिलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसी ने शेयर होल्ड किया, मान लो उसको डिविडेंड मिल गया, अब वो डिविडेंड को कब रिकॉग्नाइज करे, तो उसका रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है। मान लो ये एक फाइनेंशियल ईयर है, एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इस जगह पे, ठीक है, कोई भी डेट लगा सकते हो। मान लो किसी ने शेयर में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, ये डेट मान लो है 1 सितंबर, शेयर में इन्वेस्ट किया है। अब शेयर में इन्वेस्ट करना मतलब किसी कंपनी का ही होगा, क्योंकि कंपनी कोई शेयर जो है मतलब इशू करना अलाउड होता है। अब शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उनको डिविडेंड मिल सकता है। देखो अगर प्रेफरेंस शेयर में करता है उसका तो फिक्स्ड होता है, मिल जाएगा। यहाँ पर इक्विटी का बात हो रहा है, क्योंकि इक्विटी पे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कंपनी डिक्लेयर करके बताती है ना। प्रेफरेंस की जैसा तो नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है कि डिविडेंड पहले ही बता दिया जाता है इशू के टाइम पे कि हाँ इतना डिविडेंड हम लोग हर साल हर मंथ जो भी है देंगे, ठीक है, तो उतना देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी का तो ऐसा नहीं होता है। अब कंपनी कब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, देखो कंपनी पूरे साल बिजनेस करेगी, ठीक है, बिजनेस करने के बाद वो चेक करेगी यहाँ पर कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब वो अपना ये मान लो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज करेगी कंपनी, यहाँ पर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगी। ये मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। हुआ नहीं उतना अच्छा मेरा बुक्स, छोड़ो, चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे इस डेट पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रही है, ठीक है। अब क्लोज करने पे कंपनी को दिखा, मान लो क्लोज हो गया, अब कंपनी को दिख रहा है कि हाँ मेरा अच्छा खासा क्या है, प्रॉफिट है। कुछ दिन बाद कैलकुलेशंस करने के बाद कंपनी को दिखा कि मेरा अच्छा प्रॉफिट है, तो कंपनी बोल रही है कि हाँ हम फिर डिविडेंड देंगे। तो कंपनी ने इस डेट पे मान लो यहाँ पर डिक्लेयर किया, कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, कौन से डेट पे, ये जो मैंने क्रॉस लगाया ना, मान लो इस डेट पे। प्रॉफिट कहाँ आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ, फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब जिसने शेयर पे इन्वेस्ट किया, मान लो ये मिस्टर ए ने शेयर में इन्वेस्ट किया है, अब इनको यहाँ पता चला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। अब क्वेश्चन तुम लोग का ये रहेगा, तो रेवेन्यू किसको मिलेगा, मिस्टर ए को, क्योंकि उनका ही इनकम है। तो अब मिस्टर ए कब अपना ये डिविडेंड का जो भी इनको अमाउंट मिलेगा वो रिकॉग्नाइज करे, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूल्स क्या बोल रहा है कि रिवर्ट फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये हो गया मेरा फुल स्टॉप, यहाँ पर ये हो गया मीनिंग ऑफ डिविडेंड। फिर बोल रहा है रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो राइट टू रिसीव कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, जब कंपनी ने डिक्लेयर किया, उसके पहले तो नहीं हुआ क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कंपनी देने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो राइट टू रिसीव जो है यहाँ एस्टैब्लिश हुआ, राइट टू रिसीव। इसके पहले अगर देखो, अगर तुम लोग ही मान लो किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हो तो तुम जब तक ये डेट नहीं आएगा कैसे पता चलेगा कि ये डेट पे ही जो है कंपनी जो है यहाँ पर जब शेयर डिक्लेयर कर रही है, तभी ना पता चलेगा कि अच्छा मेरा राइट टू रिसीव यहाँ पर आए। क्योंकि यहाँ से देखे अगर तो राइट टू रिसीव का तो कोई मुझे यही नहीं दिख रहा है, कोई क्लू नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आके पता चला अच्छा फिर मुझे डिविडेंड मिलेगा, मिस्टर ए को यहाँ पर आके पता चला कि मुझे यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब रिकॉर्ड कब होगा, ये वाले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा। मतलब ये देखो ये जो नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर है ना, हम इसको ऐसे दिखा दें, ये देखो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर राइट टू रिसीव यहाँ जनरेट हुआ तो रिकॉर्ड बाय मिस्टर ए इन फाइनेंशियल ईयर, कौन सा वाला हो जाएगा 2024-2025 में रिकॉर्ड होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि डिविडेंड के लिए रूल्स है जब राइट टू रिसीव जनरेट होगा या एस्टैब्लिश होगा, तो राइट टू रिसीव जब कंपनी बोलेगी कि हाँ हम डिविडेंड देंगे तब ना राइट टू रिसीव जनरेट होगा। फिर उसके बाद जब रिसीव्ड होगा तब वो हमारा पेमेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो देखो 5 टाइप्स ऑफ इनकम को, रेवेन्यू या इनकम को कवर करता है AS 9, और 5 टाइप्स ऑफ इनकम का अलग अलग
रूल्स है उसको रिकॉर्ड करने का, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट रहता है अनसर्टेनिटी बोल के, वो बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही करना। ठीक है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज क्या होता है? देखो, अनसर्टेनिटीज का मतलब हो गया when the ability to assess, when the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claims, comma, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved। अच्छा, देखो बताते हैं क्या बोला है। बोला है कि अनसर्टेनिटी क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हेन द एबिलिटी टू एसेस द अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग। मतलब मैंने कोई सर्विस बेचा, या मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, या फिर मान लो इंटरेस्ट रिसिप्ट होने का बात है, या डिविडेंड या रॉयल्टी, ये बोल रहा है कि ये मिलने का जो मतलब कलेक्शन का जो एबिलिटी है, ठीक है, उसमें अगर हम एसेस ये नहीं कर पा रहे कि मुझे सच में मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, विथ रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग, मतलब सर्टेनिटी जो है उसमें लैक कर रहा है, मतलब सर्टेनिटी नहीं है या कम है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम्स, मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बेचा है पैसा दो, मैंने ये सर्विस दिया है मेरा पैसा दो, ठीक है, या फिर मैंने ये इस शेयर में इन्वेस्ट किया था तो डिविडेंड डिक्लेयर था तो मुझे ये पेमेंट मिलना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो जब हम ये क्लेम कर रहे हैं, तब अगर मेरे पास इस बात का सर्टिनिटी नहीं है कि मेरा ये अमाउंट कलेक्ट होगा भी या नहीं होगा, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मुझे पोस्टपोन कर देना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। जितने दिन का मुझे अनसर्टेनिटी लग रहा है उतने दिन के लिए मुझे ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड को क्या कर देना चाहिए? रेवेन्यू रिकॉग्निशन को जो है मुझे पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस चीज को बोला जाता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देते, चलो ये यही आखिरी है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। इसका एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी एक कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है। ठीक है, मान लो ये मिस्टर ए ने, मान लो मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड के ऊपर कोई केस फाइल कर दिया है। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड को लग रहा है कि वो केस जीत जाएंगे, और उन्होंने मतलब उन्होंने मान लो ऐसा कोई क्या बोले, मतलब एबीसी मिस्टर ए ने कोई एलिगेशन लगा दिया है, एबीसी बोल रहा है नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कंपनी बोल रही है नहीं हमारे से ऐसा कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मानहानि का दावा करेंगे। ठीक है, कि एबीसी लिमिटेड बोल रहा है हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम लोग मिस्टर ए से मानहानि का दावा करेंगे। अब मानहानि का दावा में उन्होंने मान लो बोल दिया है कि जो भी जज बोलेगा कितना पैसा देना है, तो मान लो इनको लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे,
ये लोग केस जीत जाएंगे, ठीक है। एबीसी लिमिटेड को लग रहा है कि ये लोग केस जीत जाएंगे, ठीक है, विल विन, ठीक है, ये जीत जाएंगे। और इनको लग रहा है कि इनको कितना कंपेंसेशन मिल जाएगा, मान लो कंपेंसेशन, इनको ऐसा लग रहा है कि कंपेंसेशन मिल जाएगा 1 लाख रुपीज का, ठीक है। ये जस्ट एक स्टोरी बता रहे, इस अनसर्टेनिटी को समझा, लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक सर्टेनिटी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर इनको ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है कि मिलेगा, ठीक है, प्रोबेबली ऐसे लग रहा है, ठीक है, कि इनको मिल सकता है, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी। कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो जज के फैसले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, हम लोग इन पे क्या करेंगे ना, केस शुरू करके इनके ऊपर कंपेंसेशन लगाएंगे कि भाई हमारा 1 लाख दो, आपके वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो इनका ऐसा लग रहा है कि हम लोग केस जीत जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो या ना हो वो तो फ्यूचर का बात हो गया। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी मान लो पूरे 1 साल तक चला, ठीक है, ये केस 1 साल तक चला, तो ये पीरियड में हम लोग ये 1 लाख को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में हमें लगा कि हाँ हम लोग केस जीत गए हैं, हमें 1 लाख मिलेगा, तब जब मिलेगा तब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वो पोस्टपोन होता जाएगा, ठीक है। ये जो समझाने के लिए बोला, मुझे लगता है कि तुम लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगर यस देखा मैम। जाए, हाँ, मेन पॉइंट देखो, पोस्टपोन वाला याद रखना है, और ये लैकिंग वाला, ठीक है, मतलब ये याद रखना है। अच्छा, अब हो गया, छोटा सा एज था, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर, तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। इलास्ट्रेशन 1, एग्जाम्पल्स तुम लोग खुद भी देख सकते हो, क्योंकि देखो काफी सारा क्वेश्चन है और कितना सारा बोले, एग्जाम्पल वगैरह सारा बोलने का मतलब जो है, मैंने भी जो एग्जाम्पल दिया उसी से मिलता जुलता ही होगा। तुम लोग एग्जाम्पल बाद में देखना, अगर टाइम होगा तो हम करवाएंगे, पहले इलास्ट्रेशन कंप्लीट करते देखते हैं, टाइम होगा तो एग्जाम्पल करवाएंगे, नॉर्मली तो हम करवा ही देते हैं, फिर भी आसान होगा। अगर इलास्ट्रेशन समझ में आता है ना, तो एग्जाम्पल का उतना जरूरी नहीं होता है, तुम लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि Zigato runs a food delivery business. As per the arrangement, Zigato allows customer to order food from local restaurant. मतलब तुम लोग बोल सकते हो भाई जोमेटो वाला बात, ठीक है, कि जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ पर क्या Zigato नाम दिया है, जो भी हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फूड डिलीवरी के लिए जो है अलाउ करते हैं, एंड इज रेस्पॉन्सिबल द डिलीवरी ऑफ द फूड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और जो टाइम दिखाया जाता है उसी के अंदर वो लोग डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, किसी एक साल, इट कलेक्ट्स द मनी ऑन ऑर्डर मेड ऑनलाइन एज अंडर। तो ऑनलाइन में जितने भी फूड का ऑर्डर आया था, तो उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि हमारा कलेक्शन क्या हुआ है। बोला है कि टोटल प्राइस फॉर द फूड आइटम, तो फूड आइटम जो मतलब ऑर्डर हुआ था वो 200 लाख का हुआ था। डिलीवरी चार्जेस कितने का था, 60 लाख का था। जीएसटी कितना है, 40 लाख का है। टोटल जो है 300 लाख यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया फूड आइटम का प्राइस, ये डिलीवरी चार्जेस और ये जीएसटी। इसमें से बोलो तो कौन सा रेवेन्यू नहीं है, पहले बोलो कौन सा रेवेन्यू नहीं है। ये जो चार मैम आइटम, हाँ जीएसटी, हाँ, जीएसटी मैम रेवेन्यू नहीं है, जीएसटी नहीं है, हाँ ये और लाइबिलिटी है। डिलीवरी चार्जेस भी मेरा कॉस्ट है। नहीं, डिलीवरी चार्जेस कॉस्ट नहीं है, ये आंसर सही है। देखो अब भी क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा, ये लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये डिलीवरी चार्जेस वाला आंसर सही नहीं हुआ। देखो आगे क्या बोला है, Zigato हैज रिसीव्ड 300 लाख फॉर द अबव ऑर्डर, ये देखो दिख रहा है, फ्रॉम कस्टमर्स, एंड द ऑर्डर वेयर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो उन्होंने टोटल 300 लाख रिसीव किया और टाइम पे सारे कस्टमर को डिलीवरी भी किया था। How much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by Zigato for the year? तो बोल रहा है कि कितना रेवेन्यू रेस्टोरेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, कितना रेवेन्यू Zigato को रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि Zigato का जो अर्निंग आता है वो पूरा उसका नहीं होता है, उसको तो जो रेस्टोरेंट है उसको भी देना पड़ता है ना। तो तुम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि Zigato और जो रेस्टोरेंट है वो अपना अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें तो जीएसटी तो मैंने हटा ही दिया, क्योंकि जीएसटी किसी का भी अर्निंग नहीं है, जो भी कलेक्ट करके अपने पास क्यों ना रखे, जीएसटी तो गवर्नमेंट को पे करना है, वो लाइबिलिटी होता है। तो क्वेश्चन इतना है कि रेस्टोरेंट वाला कितना रिकॉर्ड करेगा और Zigato वाला कितना रिकॉर्ड
बोलो। मैम बोलो, बोलो, मैम सुन दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है जहां पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है या फिर कोई भी रिस्क या सर्टेनिटी कोई भी रिस्क या रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये पूरा पूरा रेस्टो सप्लाई ऑफ गुड्स है, पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। जोमेटो मैम वाला रेस्टोरेंट के लिए मैम रेस्टोरेंट के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स है और जोगाटो के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस है क्योंकि वो डिलीवरी करता है। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ सिर्फ अमाउंट पूछा है, यहाँ जो 3 अमाउंट दिख रहा है इसमें से जीएसटी तो हट गया। बाकी बताओ कि किसका कितना अमाउंट होगा। यहाँ सिर्फ हाउ मच रेवेन्यू, क्वांटिटी पूछा है। रेवेन्यू तो तो रिकॉग्नाइज्ड होगा, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है। अमाउंट यस बताओ। मैम। मैम अमाउंट होगा 60 लाख फॉर डिलीवरी चार्जेस ऑफ जोगाटो के लिए 60 लाख रेवेन्यू होगा और रेस्टोरेंट के लिए 200 लाख होगा। सही है, बस इतना सा ही पूछा है क्योंकि रेस्टोरेंट वाला तो अपना फूड आइटम का पैसा रखेगा और जिगैटो का काम क्या है, डिलीवरी। तो डिलीवरी से जो अर्निंग हुआ वो जिगैटो वाला रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा कि नहीं होगा, देखो वो हमें पूछा नहीं है, तो उस पर हमें जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ पूछे कितना कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा। अगर कोई जीएसटी बता देता है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि उनका बिजनेस कैसा है। तो जिगैटो वाला तो जो है जोमेटो से मिलता जुलता है, तो उसके साथ हम लोग आइडेंटिफाई करके बता ही सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मेन लाइन हम बता देते, बाकी ये इंग्लिश है तुम लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो क्या बोला है, रेवेन्यू फॉर जिगैटो इज 60 लाख वेयर इज द रेवेन्यू फॉर रेस्टोरेंट 200 लाख, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने आंसर दिया। और जीएसटी 40 लाख इज अ लाइबिलिटी पेएबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। हेंस इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन का हम थोड़ा पूरा बता देते हैं। देखो जब भी हम लोग एस करते हैं, पहले हमें एस के बारे में थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है, फिर उसके बाद जिस केस को हमें दिया गया है उस केस को लिखना पड़ता है एंड उसके बाद कंक्लूजन डालना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा ये वाला बता देते हैं। बाकी देखो ये इंग्लिश है, तुम लोग पढ़ोगे समझ जाओगे। मेन आंसर जो है वो हमें पता होना चाहिए, किसका आंसर क्या होगा। बोल रहे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद फूड आइटम आर नॉट विद जिगैटो। क्योंकि देखो जो अगर खाना खराब आया तो हम लोग जोमेटो वालों या जिगैटो जो भी बोलो उसको थोड़ी ना बदनाम करते हैं। हम लोग बोलते इस रेस्टोरेंट से नहीं लेंगे क्योंकि उनका खाना अच्छा नहीं है या जो भी है। तो बेचने के बाद जो रिस्क रिवॉर्ड एसोसिएटेड था उस फूड आइटम के साथ, वो तो जिगैटो को बिलोंग नहीं करता है। When a customer has ordered food item, whether the item will be prepared or not is the responsibility of the restaurant and not Zomato, क्योंकि वो तो डिलीवरी करेगा। जैसे कभी भी तुम लोग फूड ऑर्डर करते हो और जोमेटो वाले को फोन करके बोलते हो क्या हुआ भैया नहीं ला, तो वो बोलेगा देखो हम क्या कर सकते हैं, वो तो रेस्टोरेंट वाला बना के देगा तो हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर कभी उनका फॉल्ट हो, जैसे कि मान लो कोई प्रेशर है, ट्रैफिक है, तो बात अलग है। लेकिन वो अगर प्रिपेयर करने में कोई भी किसी तरीके का इशू होता है, प्रिपेयर इशू अगर कुछ होता है, तो वो तो रेस्टोरेंट वाले का है ना, वो तो जोमेटो वाले का है नहीं। सिमिलरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द फूड आइटम इज विद जिगैटो। जिगैटो का क्या है, डिलीवरी रिलेटेड सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको बिलोंग करता है एंड द रेस्टोरेंट डज नॉट अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम। मतलब दोनों चीज को यहाँ डिफाइन कर दिया है कि किसके लिए कौन सा रिस्क जो है बिलोंग करता है। तो रेस्टोरेंट वाले के लिए टाइम पे फूड आइटम प्रिपेयर करके देने का होता है, जिगैटो वाले के लिए टाइम पे डिलीवरी करने का। Therefore, the restaurant undertake the principal's responsibility to prepare the food and ensure its quality। जैसे मैंने बोला खराब खाना अच्छा खाना ये सब जो है रेस्टोरेंट को बिलोंग करता है। Zomato on the other hand is only responsible to delivery the food। फिर से वही बोला है, thus Zomato is acting as an agent, क्योंकि एजेंट की तरह काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है। Hence it can only recognize revenue relating to that activity। तो सिर्फ उसी एक्टिविटी के तहत वो अपना जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, which it does इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वही उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, खाना बनाने से उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डिलीवरी करेगा। द रेवेन्यू फॉर जिगैटो देयरफॉर 60 लाख। तो ये तुम लोग खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि फिर जिगैटो का जो डिलीवरी चार्जेस था 60 लाख वही उसका रेवेन्यू होगा और रेस्टोरेंट का सिर्फ 200 लाख, उसका 60 लाख से कोई लेना देना नहीं है। और जीएसटी क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को पे करना है, वो लाइबिलिटी है, वो तो किसी का भी रेवेन्यू नहीं है, ना रेस्टोरेंट वाले का ना जिगैटो वाले का। बोलो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया तुम लोगों को। ऐसे करके लिखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा एज इट इज लिखना है, तुम लोग अपना लैंग्वेज यूज कर सकते। वैसे ये लैंग्वेज आसान है, इसमें कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ टफ जो है इसमें लैंग्वेज है। बोलो समझ में आया, तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। यस मैम।
देखो देखो समझ में तो आना चाहिए, उतना कुछ खास मुश्किल वाला है नहीं, कोशिश करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है एबी सेल्स गुड्स टू सीडी ऑन 1 मार्च 2001, ठीक है। अब ये देखो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। सीडी इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज सिंस लास्ट फ्यू मंथ। तो एबी ने गुड्स बेच दिया है सीडी को, तो सीडी से पैसा मिलेगा एबी को, लेकिन सीडी इज सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन कुछ फ्यू मंथ से देखा जा रहा है जो कस्टमर सीडी है उनका कुछ कैश फ्लोज का इशू हो रहा है, मतलब उनके पास पैसे का शॉर्टेज है इसका मतलब। however it is trying to raise funding through bank loan to be able to run its operation in future। लेकिन सीडी इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से बैंक लोन मिल जाए तो अच्छा है, ताकि वो अपना काम जो है चला सके। On 5th of May 2001, CD is able to seek the funding and is expected to be able to pay for the goods in future। 5th May को क्या हुआ, CD को एक लोन मिल गया, ठीक है, और उसको इस बात के इस लोन मिलने के बाद इस चीज का तसल्ली है कि वो अपना सारा जो भी पेमेंट वगैरह है फ्यूचर में वो कर सकेगा। At the time of sale, it is difficult for AB to ascertain where it will be able to collect the amount from CD due to poor financial condition। ये पॉइंट बता दिया है, जब सेल हुआ था तब एबी के लिए ये एसर्टेन करना डिफिकल्ट हो गया था कि वो जो पैसा सीडी से उसको कलेक्ट होने वाला है वो सीडी उसे दे भी पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू डन बाय एबी, तो एबी को अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए। देखो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता दें, चलो हम इलास्ट्रेशन को यहाँ पर ड्रॉ करके बता देते। देखो क्या बोला है, छोटा सा क्वेश्चन बना देंगे, तुम लोग उसको देख के मुझे आंसर बताना। तो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। इसमें देखो दो पार्टी है, एक ए बी और एक सी डी, सिंपल बात है, ठीक है। ए बी ने सेल किया है सी डी को, देखो कब सेल किया है, डेट देखो 1 मार्च 2001, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 मार्च, 1 अप्रैल से नॉर्मली ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इसी को 1 मार्च करते हैं। 1 मार्च 2001 को सेल किया है, ठीक है, सेल किया है, सेल टू सीडी बाय एबी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सीडी का कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, वो पता यहाँ पर बोल रहा है सीडी के पास कैश फ्लोज वगैरह नहीं है, उनको लग रहा है एक बैंक लोन मिल जाए तो अच्छा है। 5 में 2001 को इनको बैंक लोन मिल गया, कोशिश करने के बाद 5 में 2001, तो ये ईयर कब एंड हुआ होगा। मुझे एक चीज बोलो कि अगर फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं बोला है तो अप्रैल टू मार्च मानते हैं ना, तो मुझे बोलो ये जो 1 मार्च को सेल हुआ ये फाइनेंशियल ईयर एबी का कब खत्म हुआ होगा। मैम 31/3/2001। 31 मार्च 2001, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब इधर अगर लगाओगे तो ये 1 अप्रैल कब आएगा 2000, तो 31 मार्च 2001 को ये ईयर जो है एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सीडी इसका कस्टमर है इसको लोन मिल गया है 5 में 2001 को, मतलब लोन कब मिला है, इस पीरियड में मिला है। तो मार्च के बाद मई, हम यहाँ पर लगा देते हैं 5 मई 2001 को इनको क्या मिला है, सीडी गेट लोन, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, लोन मिल गया यहाँ पर। अच्छा, अब बोल रहा है कि जब सेल हुआ था तभी एबी को लगा था कि उनको पैसा नहीं मिल सकता है, मतलब इस डेट पे एबी का क्या था, अनसर्टेनिटी था, अनसर्टेनिटी अबाउट द कलेक्शन, ठीक है, अबाउट द कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब जो पैसा मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट बेचा है उसके बदले, इनको अनसर्टेनिटी इसी डेट पे था, एट द टाइम ऑफ सेल बता दिया है, क्योंकि सीडी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फिर एबी को कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा कि एबी को कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब देखो तुम लोग इसको कैसे बताओगे, हम पहले थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। पहला बात है इन्होंने बेचा क्या है, देख लो इन्होंने बेचा है गुड्स, ठीक है, तो तुम लोग को गुड्स को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी का बात है, मतलब ये जो पैरा मैंने अभी समझाया वो दोनों बात को ध्यान में रख के तुम लोग को आंसर बताना, बोलो कोशिश करो। पहला बात है मुझे ये बोलो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा भी कि नहीं होगा।
मैम ये अनसर्टेनिटी का केस है, जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन रहेगा, इसीलिए हम इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब मुझे हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आंसर देना है। तो 2000 से लेके 2001 के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी था, वो तो मुझे पहले ही पता चला। अनसर्टेनिटी थोड़ी ना इस पीरियड के बाद पता चला, मुझे जब भी अनसर्टेनिटी पता चलेगा मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पोस्टपोन कर देना है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो फिर इस सेल को क्या मानना चाहिए? तुम लोग बोल सकते हो फाउंडेशन जिन्होंने किया है, या कॉलेज में भी सीयू के अंडर तो ये वाला टॉपिक होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमिस्टर में था, अब लास्ट कुछ सेमिस्टर में ये हटा दिया गया है, लेकिन सीयू के अंडर भी ये वाला टॉपिक रहता है। तुम लोग जो सीए फाउंडेशन कर चुके हो उनका भी ये टॉपिक रहता है, अभी उनका भी हट गया है। मुझे बताओ कि फिर ए बी इस सेल को क्या मानेगा, क्या लैंग्वेज यूज करेगा? सेल तो हुआ है लेकिन रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो फिर उस गुड्स को क्या मानेगा? बोलो, इस पे पूरा एक चैप्टर होता है। मैम तो वो गुड्स को मानेगा गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद कस्टमर, मतलब वो माने टॉपिक को गुड्स क्या मेरा बोला है। जाता है? टॉपिक को क्या बोला जाता था? हम पॉइंट समझ गए, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस पे जो अकाउंटिंग टेक्निक है उसका नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस। हाँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस बोल के एक चैप्टर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का सीए फाउंडेशन में पहले होता था, अभी हट गया, लेकिन फिर भी इसका इंपॉर्टेंस है, फाइनल अकाउंट्स में है, हर जगह पे दिखता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एक चैप्टर होता है जो कि सीयू के कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बीकॉम में भी फर्स्ट ईयर में, पहले जब ईयर वाइज था, सेमिस्टर वाइज जब आया फर्स्ट सेमिस्टर में था, अब वहां भी हट चुका है। तो जो भी हो, तो ये सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस के कंसेप्ट में आ जाएगा, और ये सेल किए गए सामान को ए बी क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा? गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर के पास, ये मानेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें बताना पड़ेगा, तो मेन पॉइंट हम बता ही दे रहे हैं क्या करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, in the above case AB should not recognize any revenue on 1st March and until the uncertainty of recovery is clear। 1st मार्च को तो रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, मतलब नॉर्मली हम लोग जिस दिन सेल करते हैं उसी दिन तो रिकॉर्ड करते हैं ना, कि डेटर टू सेल, अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्रेडिट है बोल के तो बोल रहा है ना कि कलेक्शन का अनसर्टिनिटी, कैश होता तो जरूर नहीं होता। तो बोल रहे 1st मार्च को डेटर टू सेल मतलब सीडी टू सेल मुझे रिकॉर्ड नहीं करवाना है, ठीक है, नहीं करना है एबी को, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है। हेंस द रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एबी ऑन 5th May of 2001। तो कब रिकॉर्ड कर सकता है? जब सीडी ने बताया कि हाँ मुझे लोन मिल गया है, तो अब इनको भी लगेगा हाँ हम पेमेंट कर सकते हैं। तो सेल कब रिकॉर्ड होगा? सेल रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए, इस डेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोन हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखवा रखा है ना, जब तक पोस्टपोन चलेगा, सॉरी जब तक अनसर्टेनिटी चलेगा तब तक पोस्टपोन करते जाना है, जब अनसर्टेनिटी क्लियर हो गया तो फिर सेल को रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पर बोल रहा है द इन्वेंट्री ट्रांसफर टू सीडी अंटिल द डेट, तब तक मतलब 5th May तक रिक्वायर्ड टू बी सोन एज इट्स ओन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर, मतलब तब तक ये भी मानेगा मेरा स्टॉक सीडी के पास पड़ा हुआ है। ये जो चैप्टर था इसका मतलब यही था, मेरा स्टॉक सीडी के पास पड़ा हुआ है। तो देखो हर एक चीज काम आता है कुछ भी, इसीलिए मेरे हिसाब से क्या है ना कि हम हमेशा बोलते हैं ये चीज की सारा चीज ही करना चाहिए, ठीक है, ये स्किप कर दिए वो स्किप कर दिए, इसमें क्या होता है ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ जाता है। तो सारे चैप्टर्स का नॉलेज हमें होना चाहिए, चाहे हम लोग वो बीकॉम में करें या फाउंडेशन पे करें, कुछ भी स्किप करने से क्या होता है आगे जाके फिर रिलेट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 3 पे चलते हैं। इलास्ट्रेशन 3 वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, चलो देखते हैं क्या बोला है। AB सेल्स गुड्स CD ऑन 1st Jan 2001 फॉर यहाँ पर 2 लाख, आफ्टर द सेल वाज मेड CD इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लोज इश्यू। फिर वैसे ही बोल रहा है
कि सेल के बाद इनका कोई सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज चल रहा है, इट इज ट्राइंग टू रेज फंडिंग थ्रू बैंक लोन टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस डेट बदल दिया है कि कब सेल हुआ था। हाउएवर it is unable to do so and has gone under liquidation on 15 March 2001। अब तो पॉइंट ही बदल गया। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है बताओ, हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, तब तक तुम लोग बताओ। मैम लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया, वो बंद होने वाला है। हाँ, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद होने वाला है, ठीक है। तो एबी ने सीडी को गुड्स बेचा है, एबी सेल्स गुड्स सीडी ऑन 1 Jan 2001, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 Jan 2001 गुड्स सोल्ड बाय एबी टू सीडी। तो क्वेश्चन यहाँ पर एबी के ऊपर होगा क्योंकि रेवेन्यू उसी को रिकॉग्नाइज करना है। अब कितने का बेचा है वो भी बता दिया है, ₹2 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है आफ्टर द सेल वाज मेड, इसके बाद ठीक है, जैसे ही सेल हो गया उसके बाद इनको पता चला कि सीडी का कुछ अच्छा खासा बिजनेस चल नहीं रहा है, कैश फ्लो इश्यूज है और ये फंड रेज करने के लिए बैंक वगैरह में घूम रहा है। फिर उसके बाद इट इज अनेबल टू डू सो, लोन वोन नहीं मिला एंड हैज गॉन अंडर लिक्विडेशन ऑन 15 मार्च 2001। 15 मार्च 2001 में इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया सीडी ने, ठीक है। तो मार्च कब आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 15 मार्च 2001 सीडी लिक्विडेड, मतलब बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो, तो वो बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है एट द टाइम ऑफ सेल एबी टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम सीडी इन फ्यूचर। लेकिन जब इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है जब सेल हुआ था तो यहाँ पर नो अनसर्टेनिटी था, नो अनसर्टेनिटी अबाउट द कलेक्शन, क्योंकि उसके बाद पता चला। क्वेश्चन वही बोल रहा है जस्ट सेल के बाद पता चला कि ऐसा होगा, लेकिन जब सेल किया था तब एबी के लिए कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो ऐसा सोचे कि उसी सीडी से पैसा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू डन बाय एबी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, ठीक है। तो 31 मार्च 2001 में एबी का ईयर एंड होता है, मतलब शुरुआत कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2000 में, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे 2000 0x, हाँ। तो 1 अप्रैल 2000 में ईयर स्टार्ट हुआ, 1 जन को बेचा गया, तब कोई ऐसा चांसेस नहीं था कि एबी को लगे सीडी पैसा नहीं देगा। उसके बाद 15 मार्च को सीडी का लिक्विडेशन हो गया और यहाँ पर उनको अनसर्टेनिटी दिखना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बेचने के टाइम नहीं हुआ था, गुड्स बेचा गया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, फिर एबी अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, एबी कब अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, ये क्वेश्चन। गुड्स बेचा है तो गुड्स वाले पॉइंट में जाना पड़ेगा ना, गुड्स बेचा है तो जब गुड्स बेचा है तब क्या ये कंडीशंस था, ट्रांसफर हुआ था प्रॉपर्टी, बिल्कुल हुआ था, सेल तो हुआ था, बोल रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हुआ है, वही होगा, जब कुछ नहीं बोला है तो वही होगा ना। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, जब सेल हुआ क्या कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी था, जब सेल हुआ तो क्या कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी था सेल होने के वक्त पे, नहीं। तो फिर यहाँ पर सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, तो सेल रिकॉर्ड का एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल हुआ है, एंट्री बोलो क्या होगा। मैम डेटर सेल्स, सीडी बोलना पड़ेगा, डेटर का नाम जब है तो हम लोग सीडी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल देंगे। ये रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि जब सेल किया 2 लाख का रिकॉर्ड हो गया, सिंपल, ठीक है। क्योंकि उस डेट पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कलेक्शन। अनसर्टेनिटी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन काम तो पहले ही हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर इनको लग रहा है कि भाई पैसा मिले ना मिले पता नहीं क्या हो, ठीक है, लेकिन सेल तो रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ आके कंफर्म पता चल गया कि कंफर्म ये पैसा 2 लाख जो है और कभी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या रिकॉर्ड करेगी, लिक्विडिटी जब हो गया तो कहां से मिलेगा। तो क्या हुआ फिर, ये सेल अगर मुझे पैसा नहीं मिलता है तो तुम लोग क्या करते हो अकाउंट्स में, उसको क्या रिकॉर्ड करते हो बोलो।
मैम वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है तो मेरे लिए बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स टू सीडी अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सीडी बोल के मुझे रिकॉर्ड कर देना है 2 लाख पूरा ही बैड डेब्ट रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं बोला है कि थोड़ा मिलेगा थोड़ा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा बोलता, मान लो बोला कि 1 लाख मिलेगा 1 लाख नहीं मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा था तो दे दिए, तो उसमें लिखोगे बैंक डेबिट बैड डेब्ट डेबिट टू सीडी, ऐसे करके रिकॉर्ड करना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन, यहाँ मेन क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, सीडी टू, ये देखो 1 जन को रिकॉर्ड होगा। देखो मैंने उतना लिखा नहीं है उतना प्रेजेंटेशन, ये देखो 1 जन को रिकॉर्ड होगा, सीडी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू लिखा है, सेल्स भी लिख सकते हो, फिर बैड डेब्ट टू सीडी। ये देखो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सीडी, पूरा 2 लाख का बैड डेब्ट। और इसके नीचे नैरेशन दे देना है, जो कि तुम लोग को पता है कि अगर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो नैरेशन वगैरह देना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 3। और ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या केसेस दिया है, तो वो तो तुम लोग लिख ही सकते हो, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के पहले जैसे लिखा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4 में आते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है, अच्छा इसमें बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, अच्छा बोल रहा है ZX एंटरप्राइज हैज recognized 100 lakh on accrual basis income from dividend on unit of mutual fund held by it। ठीक है, तो यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया है, किसने इन्वेस्ट किया है, ZX एंटरप्राइज ने। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और रिकॉग्नाइज किया है 100 लाख ऑन एक्रूअल बेसिस डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड का रूल्स एक बार देख लो तुम लोग अपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है। डिविडेंड हमें कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, व्हेन राइट टू रिसीव इज जनरेट, कहां चला गया, ये रहा, एक्रूअल बेसिस पे होगा। और राइट टू रिसीव जब जनरेट होगा तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। चाहे देखो कंपनी ने डिक्लेयर जैसे कर दिया रिकॉर्ड करेंगे, मान लो कंपनी पेमेंट करने वाली है और 2 मंथ्स बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब राइट टू रिसीव जनरेट हुआ तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इस बात पे तुम लोग को आंसर देना है, उस पॉइंट को ध्यान में रख के। अब यहाँ पर बोला है कि इन्होंने क्या किया है, एक्रूअल बेसिस पे इस डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लिया है। The dividend on mutual fund were declared on 15th June. The dividend was proposed on 10th April. Whether the above treatment is as per relevant accounting standard. Relevant accounting standard क्या है, इसके लिए AS9 है। क्या इन्होंने AS9 के अकॉर्डिंग सही ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया, हम ड्रॉ करके दिखा देते। क्वेश्चन में हमें बोला है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि 31 मार्च 2001 इस डेट को, मतलब इस ईयर एंड को ZX ने जो है 100 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किया है, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किया है। लेकिन ये रेवेन्यू जो है ये इसका मतलब 1 अप्रैल 2000 से चल रहा है। ठीक है, x0 लिखने से हो जाएगा, तो यहाँ पर ये x0 होगा। पहले वाले में ना मैंने 0x लिख दिया, तो वो आदत नहीं है तो ये लिख दिया मैंने गलती से x0। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर 100 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किया है, जो कि और ये कैसे किया है, ऑन एक्रूअल बेसिस, ऑन एक्रूअल बेसिस पे किया है। ठीक है, मतलब रिसिप्ट नहीं हुआ है, एक्रूअल बेसिस पे किया है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, एक्रूअल बेसिस इनकम किस चीज का है, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। तो इनकम के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आंसर, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि द डिविडेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड वेर डिक्लेयर्ड ऑन 15 जून 2001। 15 जून 2001 तो इसके बाद आने वाला है। 15 जून 2001 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, किसने किया होगा, जिस कंपनी में इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड परचेज किया होगा, मतलब इन्वेस्ट किया होगा, डिविडेंड डिक्लेयर इस दिन हुआ है। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इस दिन हुआ है। द डिविडेंड वाज प्रोपोज्ड ऑन 10th अप्रैल, और प्रोपोज्ड हुआ था यहाँ पर 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को क्या हुआ था, प्रोपोज्ड। तो कंपनी ने प्रपोज इस दिन किया था, कौन सा कंपनी, ये नहीं जिसपे इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो प्रपोज इतने तारीख को, डिक्लेयर इतने तारीख को,
अब इन्होंने इस पीरियड में इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो तुम लोग का आंसर ये है कि इन्होंने क्या सही ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है, ये बताना है तुम लोग को। तो बताओ, इन्होंने सही ट्रीटमेंट किया या नहीं किया? मैम ट्रीटमेंट तो गलत है, क्योंकि डिविडेंड का केस में हम लोग जब राइट टू स्टैब्लिश होगा हम लोग तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे। राइट टू स्टैब्लिश है मेरा 15/6/2001 और ये लोग राइट टू एस्टेब्लिश कौन सा दिन है? 15 जून 2001। हाँ सही बात, ठीक है। तो ये इसी देखो, दिन हम रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ तो देखो हम लोगों का प्रोपोज्ड और डिक्लेयर्ड में फर्क होता है। प्रोपोज्ड का मतलब कंपनी सोच रही है, वो उनके मीटिंग में होता है, मीटिंग में, ठीक है, जो जनरल मीटिंग होता है वहां कंपनी सोच रही है कि इस बार हम लोग इतना डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड डिक्लेयर जो है, डिक्लेयर के डेट पे होता है राइट टू रिसीव। और मैंने अभी अभी तुम लोग को बोला कि आंसर उसी पॉइंट के बेसिस पे देना है। तो राइट टू रिसीव मैंने सेम एग्जांपल दिया था, ये देखो। तो कंपनी ने जब डिक्लेयर किया उस दिन इनको रिकॉर्ड करना चाहिए था, मतलब कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए था? ये वाला। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर अगर पूछे तो हम लोग बोलेंगे 1-2 में इनको रिकॉर्ड करना चाहिए था, ना कि 0-1 में। तो ये जो हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि है तो आइटम डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड का है जब राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव कब होता है? जब डिक्लेयर होता है। तो प्रोपोज्ड के साथ कंफ्यूज मत हो जाओ। प्रोपोज्ड का मतलब मीटिंग में कंपनी सोच रही है, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब जब मार्केट में अनाउंसमेंट हो जाता है तब मुझे पता चलेगा, अच्छा मुझे इतना डिविडेंड मिलने वाला है। तो इसी दिन राइट टू रिसीव है, तो रिकॉग्नाइज मेरा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज इस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, और डेट वाइज अगर जाए तो 15 जून को होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब इन्होंने गलत ट्रीटमेंट कर रखा है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो, इन डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अंटिल अ राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इस सिचुएशन में प्रोपोज्ड कब हुआ है? 10 अप्रैल। डिक्लेयर्ड कब हुआ है? 15 जून। तो राइट टू रिसीव कब जनरेट होगा? 15 जून को। तो 100 लाख का जो डिविडेंड है वो एक्रूअल बेसिस पे 2001 इज नॉट करेक्ट, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग को क्या बोले, मतलब अच्छे से उसको अरेंज वैरेंज करके लिखना पड़ेगा कि AS9 वाला लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा कि AS9 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बोल रहे हैं। अब ये बात तुम लोग ऊपर लगाओ, ठीक है, या कंक्लूजन में लगाओ, बस थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह सही लिखना चाहिए, ठीक है, कि पढ़ के थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। वाई लिमिटेड यूज्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड, इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव 10 लाख। अच्छा, तो वाई लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड का कोई रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रहा है। जैसे हम लोग किसी का घर पे रहते हैं तो उनका प्रॉपर्टी यूज कर रहे, बदले में रेंट देते हैं, तो वैसा ही कुछ होगा। देखते हैं क्या यूज कर रहे हैं। बोल रहे बदले में 10 लाख देते हैं एंड 15 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रेस्पेक्टिव फ्रॉम वाई लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2000 और 2001-2002। अच्छा, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, बदले में जो है एक्स लिमिटेड रिसीव कर रहा है 10 लाख एंड 15 लाख। 10 लाख क्यों रिसीव कर रहा है? इंटरेस्ट के तौर पे। 15 लाख क्यों रिसीव कर रहा है? रॉयल्टी के तौर पे। किससे कर रहा है? ऑब्वियसली वाई लिमिटेड से ही करेगा, जो यूज कर रहा है वही पे करेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 you are required to state whether and on what basis this revenue can be recognized by X limited। तो X limited ये रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करे ये हमें बताना है। तो हम पहले क्वेश्चन को डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोगों को। देखो यहाँ पर 2001-2002 हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी के रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। वो कौन है जिसके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में पूछा जा रहा है? एक्स लिमिटेड कैसे रिकॉर्ड करेगा? एक्स लिमिटेड रिसीव कर रहा है, ठीक है। क्या रिसीव कर रहा है? इंटरेस्ट, शायद देखते रहो भूल गए। हाँ, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। इंटरेस्ट 10 लाख, 10 लाख और रॉयल्टी 15 लाख, ठीक है। किससे रिसीव कर रहा है? फ्रॉम वाई लिमिटेड से रिसीव कर रहा है। तो
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग पर्टिकुलर जो एस है उसके बेसिस पे जाए, जो इन दोनों आइटम को डील करता है, कौन करता है? AS9। तो हमें ये बताना है AS9 के अकॉर्डिंग ये अपना रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये बताना है। मतलब कुछ नहीं, रूल्स बताना है कि रॉयल्टी का कब रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट का कब होगा। बोलो, रूल्स तो मैंने लिखवा दिया है, यही तुम लोग को चिपका देना है आंसर में। ये इंटरेस्ट वाला चिपका देना है और इधर ये रॉयल्टी वाला चिपका देना है। तो क्या आंसर बोलोगे? इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड होता है बोलो, लिखवाया हुआ है। इंटरेस्ट मैम कैसे प्रपोजल होगा। और ये रॉयल्टी? मैम रॉयल्टी मैम जब एक्रू अप्रूवल होगा तब। हाँ देखो, सही है, सही है, आंसर सही बोल रहे हो। देखो मेन ये एक एक लाइन लिख देते हैं। ये इंटरेस्ट प्रोपोर्शन बेसिस, वहां ज्यादा तो लिख नहीं सकते, और ये एक्रूवल बेसिस। तो प्रोपोर्शन और एक्रूवल, इंटरेस्ट प्रोपोर्शन बेसिस, प्रोपोर्शन बेसिस, और ये हम लोग का एक्रूवल बेसिस। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है? जो मैंने लैंग्वेज लिखवाया वो भी लिख सकते हो, या यहाँ से पढ़ के तुम लोग वो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द यूज बाय अदर्स एंटरप्राइज रिसोर्सेज yielding interest and royalties should only be recognized when no significant uncertainty। वो देखो सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट ये सारे कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। अगर सिग्निफिकेंट कोई अनसर्टेनिटी नहीं है या फिर कोई कलेक्शन इश्यूज नहीं है तो हम लोग आराम से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं AS9 के हिसाब से। और उसका रूल्स क्या है? इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करना है? टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, टेकिंग इनटू अकाउंट एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। तो हम लोग टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे करते हैं। उसपे हम लोग क्या क्या चीजों का ध्यान देते हैं? अगर तुम लोग मेरा एग्जाम्पल देखोगे तो 10,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू रेट लगाया था मैंने, इंटू टाइम लगाया था 7/12। तो वही बोला है, देखो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब कितना हमें मिलेगा एंड द रेट एप्लीकेबल। देयरफॉर एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 10 लाख। रॉयल्टी क्या है? एक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ द रेलिवेंट एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में जब लिखा हुआ रॉयल्टी मिलेगा तब नहीं करना है, मतलब वो तो फिर पेमेंट बेसिस, एक्रूवल बेसिस पे। एक्स लिमिटेड देयरफॉर रिकॉग्नाइज रॉयल्टी रेवेन्यू फॉर 15 लाख। मतलब ये दोनों अमाउंट को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में आराम से। ठीक है, क्योंकि कोई अनसर्टेनिटी तो था नहीं, और इसी फाइनेंशियल ईयर में इनको रिसीव्ड भी हुआ है, यही लिखा हुआ। ये देखो यहाँ पर रिसिप्ट भी हो चुका है। तो अगर रिसिप्ट हो ही चुका है तो फिर एक्रूवल बेसिस पे अप्लाई हो गया रिसिप्ट। मतलब ये तो रिसिप्ट हो चुका है तो हम लोग आराम से इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें इसका डेफिनेशन या रूल्स बता देना है कैसे रिकॉर्ड हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं इलास्ट्रेशन 6। ये एग्जाम्पल लगा इलास्ट्रेशन। एग्जाम्पल काफी सारा है, तुम लोग एक बार जरूर पढ़ के देखना, और कोई डाउट हुआ तो मुझे पूछ सकते हो। इलास्ट्रेशन 6 में चलता है। देखो इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है? इसमें बोल रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड ऑन 31st मार्च टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी 2002। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अभी नहीं पहले से, अभी नहीं पहले से। मतलब ये अगर हम ड्रॉ करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि देखो इलास्ट्रेशन 6 क्या बोला है? बोल रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड ऑन 31st मार्च 2002। 31st ऑफ मार्च 2002 तो ये ईयर एंड है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट के साइड में लिख दिया। इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना प्रोडक्ट का सेल प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, लेकिन 1 जनवरी 2002 से। ठीक है, कब से इंक्रीज करेंगे? 1 जनवरी 2002 से। तो जैन इसके पहले आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इंक्रीज करना है, इंक्रीज फ्रॉम this date। ठीक है, अच्छा, increase from this date in view of this price revision with effect from 1st Jan 2002 the company has to receive 15 lakh from its customer in respect of sales made from 1st Jan 2002 to 31st March 2002। तो यहां से लेके यहां तक जो भी सेल हुआ था उस पे इस कंपनी को कितना मिलने वाला है? 15 लाख। ठीक है, सेल और कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 15 लाख रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखते हैं और कुछ बोला है।
accountant cannot make up his mind whether to include 15 lakh in the sale for 2001 2002 advice 2001 2002 2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 से 2002 के सेल में क्या ये 15 लाख रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बेचती होगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है 31 मार्च 2002 को ये डिसाइड किया, मतलब उनका ईयर एंड हो गया था, बात समझो, उनका ईयर एंड हो गया था। उन्होंने 31 मार्च 2002 को ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली, ये नहीं कि साल खत्म हो गया इसके बाद से इंक्रीज करना है, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आया। बोला जो इंक्रीमेंट होगा उसका इम्पैक्ट यहां से लेना है, बोला जो इंक्रीमेंट होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ, जैसे मान लो कि तुम लोग कहीं पर रेंट पे रहते हो, ठीक है, अब मान लो तुम लोग रेंट पे रह रहे हो 1 जनवरी 2024 से, एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, अभी हम लोग का आ गया है, आज सितंबर आ गया, मान लो 1 सितंबर 2024, आज 1 सितंबर नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो तुम लोगों ने रेंट दिया है 5000 पर मंथ करके, ठीक है। अब अचानक से तुम लोग के जो मतलब जो ओनर है, ठीक है, घर के, वो आके बोल रहा है कि ये अक्टूबर से जो है ना, अक्टूबर से आप लोग को 6000 करके देना है, ठीक है भाई, 6000 करके देना है, ये समझ में आया। और साथ ही साथ ये बोल रहा है एक काम करो, ये जो मैंने इंक्रीमेंट किया है ना, ये सिर्फ 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल नहीं होगा कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड, इसके पहले भी जितने भी रेंट भरे हो, ठीक है, उस पे 1000 रुपए करके एक्स्ट्रा दो, क्योंकि मैंने तो 5000 करके लिया था, लेकिन मैंने मान लिया है कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, मतलब 1 जनवरी से लेके 1 सितंबर तक का जितना पेमेंट किए हो 5-5 हजार का, उसको भी 6000 मानो, मतलब पर पेमेंट पे 1000 करके ज्यादा दो, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन ये अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब ईयर एंड हुआ, अब इन्होंने डिसाइड किया यहाँ से कि हम लोग अपना सेल प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है भाई, सेल प्राइस इंक्रीज करो, इसके बाद से जो भी खरीदेगा वो इंक्रीज पेमेंट करेगा, लेकिन ये बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग ना यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ से इंक्रीमेंट करने की वजह से क्या हुआ, जिनको बेच दिया था उन सारे कस्टमर से अगर देखा जाए तो उनको 15 लाख मिलने वाला है। अब जो अकाउंटेंट है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 15 लाख मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। ये जो 15 लाख, क्योंकि इस टाइम पीरियड का सेल तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, अब ये इंक्रीमेंट जो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कर लिया, अब अकाउंटेंट जो है उसका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। ये जो अकाउंटेंट है वो बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है कि क्या करें, ये 15 लाख का क्या करें, बताओ 15 लाख का क्या करें, यहाँ रिकॉर्ड करें या ना करें, रिकॉर्ड करें या रिकॉर्ड ना करें, ये तुम लोग को बताना है। तो बोलो क्या आंसर दोगे, पहले सोच लो, कोई एक कैटेगरी में तो डाल के इसे आंसर देना है। तो ये नॉर्मली क्या बेचते हैं, कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे गुड्स ही बेचते, सर्विस होता तो नाम दे देता ना। देखो रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सब जब होता है, डिविडेंड तो नाम बताया, जब कुछ नहीं बोला है तो गुड्स ही बेचता होगा। तो बोलो क्या करना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? मैम रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड, हाँ बोलो। मैम रेवेन्यू रिकॉर्डेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करना चाहिए, देखो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा उसका 3 कंडीशन हमें फुलफिल होना चाहिए। देखो पहला बात है कि ट्रांसफर द प्रॉपर्टी हुआ है बायर को, ऑब्वियसली क्योंकि सेल तो पहले ही हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है, हो गया है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। अब ये नया जो 15 लाख का एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है, वो तो हमें नहीं पता ना, क्लियरली सोचो। तो इसका हमें 2 आंसर देना चाहिए। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इफ क्या है, क्या बोलोगे, इफ सर्टेनिटी है इस कलेक्शन पे, है ना, और रिकॉर्ड नहीं करेंगे इफ क्या है, अनसर्टेनिटी। तो 2 पॉइंट पे मुझे आंसर बोलना पड़ेगा। रिकॉर्ड कर लेंगे, अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर लेगा अगर उसके पास इंफॉर्मेशन आता है कि भाई सर्टेनिटी है, और अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा आंसर, क्योंकि देखो बाकी 2 पॉइंट तो जरूर मेरा फुलफिल होगा ही होगा, क्योंकि सेल तो पहले ही हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर सब हो चुका है, लेकिन
अब ये जो कलेक्शन का बात हो रहा है ना, वो तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, जैसे तुम लोगों को जो लैंड लेडी या लैंड लॉर्ड जो भी है, उन्होंने आके बोला कि 1000 एक्स्ट्रा देना है। अब वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी करेंगे ना अगर उनको लगता है कि हाँ ये लोग मेरे 1000 दे देंगे। अगर उनको अनसर्टेनिटी लगता है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पोस्टपोन करते जाएंगे। और लगता है कि नहीं भाई ये लोग दे देंगे, फिर सर्टेनिटी तो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिला। देखो मेन पॉइंट यहाँ पर तुम लोग को देखना है, ये रहा। If the company is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty, only then additional revenue arising out of the said price revision may be recognized in 2001-2002. If the company is not reasonably certain or ultimate collection 15 lakh from its customer in respect of sale made from 1st Jan to 31st March, it shall postpone recognition of revenue and disclose it in financial statement as per AS1. ये वाला पॉइंट बता देते हैं। देखो पोस्टपोन करते जाने, ये सब तो मैंने बताया है। फिर इसको क्या करेंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है कि हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है, एज पर AS1 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोजर का रूल्स बताया गया है, तो उसके हिसाब से हमें ये चीज वहां पर डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब इस चीज को हम लोग डिस्क्लोज यानी जरूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे, बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और अगर सर्टेनिटी है तो कर देंगे, तब तो डिस्क्लोज का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कुछ नहीं बताया, तो हम लोग दोनों पॉइंट पे बात करेंगे इसलिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्ट्रेशन 7। देखो इसमें क्या बोला है, एक क्लेम लॉज विद रेलवे इन मार्च 2001। ठीक है, मार्च 2001 पे रेलवे के ऊपर किसी ने क्लेम किया है। चलो देखते हैं किस बात का क्लेम किया है। फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 2 लाख। अच्छा, कोई गया था कहीं ट्रेन से घूमने, ठीक है, अब उसका क्या हो गया, 2 लाख का सामान जो है चोरी हो गया है, मतलब उसका लॉस हो गया, चोरी हो गया होगा। had been passed for payment in March 2003 for 1,50,000। अच्छा, तो अब इन्होंने रेलवे पे केस कर रखा था। जो इंसिडेंट है वो मार्च 2001 में हुआ था, और उनको पेमेंट कब मिला, बोल रहा है कि पेमेंट मिला है। उन्होंने तो 2 लाख का क्लेम लगाया था, लेकिन पेमेंट जो है रेलवे ने 1.5 लाख का दिया है, 2003 मार्च को दिया है। नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं किया है व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च, जब क्लेम उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब 2001 में। एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट of the following in the financial statement of accounts for the year ended 31st March 2003। ठीक है, तो हम बता देते हैं। देखो क्वेश्चन को हम ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7। तो एक पी कंपनी है, वो ट्रेन से कहीं गया था, तो उसका 2 लाख का सामान बर्बाद हुआ। अब ट्रेन से वो कंपनी के लोग गए या फिर कंपनी का कोई सामान गया, कुछ भी हो, तो यहाँ पर देखो 31st इन्होंने कब क्लेम लॉन्च किया था, मार्च 2001 में। डेट वेट कुछ नहीं बोला है, तो हम भी यहाँ पर मार्च ही लिखेंगे, मुझे भी डेट नहीं पता। ठीक है, मार्च 2001 में क्लेम लॉन्च किया। ठीक है, किसने किया, क्लेम लॉन्च बाय पी कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रेल अथॉरिटी या फिर रेलवे के अगेंस्ट में। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि इन्होंने बोला था कि कितने का क्लेम लॉन्च किया था, फॉर ₹2 लाख। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, 31 मार्च 2003 को, तो मार्च, ये देखो इसके बाद मार्च 2001 आया होगा, सॉरी 2002 आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा, मार्च 2003। तो मार्च 2003 को इनको क्लेम मिला, लेकिन 1,50,000 का मिला। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एडवाइस करो पी कंपनी लिमिटेड को अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2003। तो 31st मार्च 2003 में इनको ये 1,50,000 का क्या करना चाहिए, ये पूछता है। इन्होंने क्लेम लॉन्च किया था 2001 में, फिर 2003 में जाके केस सुलझा, 1.5 लाख मिला। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या यहां से यहाँ कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, या यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए।
मैम ये तो अनसर्टेनिटी का केस है, तो इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि जब मिला है तब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यस मैम। उसके बाद भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि पोस्टपोन होते जा रहा है, केस ही तो सुलझा नहीं। अब यहाँ आके मिल गया, यहाँ आके रिसीव ही हो गया, तो यहाँ रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, लेकिन कितना रिकॉग्नाइज्ड करेंगे? जितना मिला है, 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो, hence receipt of 1,50,000 shall be recognized as revenue for the year ended 31st March 2003। इस डेट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9 के हिसाब से, where the ability to assess ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising claim। जब क्लेम रेज कर रहे हैं, अगर मेरे पास रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करते हुए चलना है जब तक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। When the recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as revenue of the period in which it is certain। जब certain होगा collection, तभी मुझे इसको consider करना है कि हम record कर सकते हैं। In this case, it may be assumed that collectibility of claim was not certain in the earlier period। previous period में certain नहीं था, पहले के 2 period में। This is supposed from the fact that only 1,50,000 were collected against a claim of 2 lakhs, so the transaction cannot be taken as a prior period item। मतलब हम लोग इसको प्रीवियसली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, सिंपल हम लोग इसे 2003 में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो नीचे का पैरा है, ये हम बता देते हैं ये क्या है। AS5 मैंने अभी तक नहीं करवाया है, लेकिन कैश फ्लो में हम एक चीज बताते हैं, ठीक है। कैश फ्लो जो लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये जो है ना, ये जो इनको इनकम रिसीव हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों है? क्योंकि ये कोई बिजनेस के इनकम नहीं है, ये तो एक सिचुएशन ऑकर्ड हुआ। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट। मान लो मैंने गुड्स पे इंश्योरेंस करवा रखा था, मेरे गोडाउन में आग लग गया और मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और वो कहाँ कवर होता है? AS5 में। तो हम लोगों को क्या करना है? द लाइट ऑफ AS5 इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज, अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो AS5 के अकॉर्डिंग ये ट्रीट नहीं होगा। हाउएवर AS5 स्टेट्स दैट व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclose is relevant to explain the performance of the enterprise for the period. The nature and amount of such item should be disclosed separately. Accordingly, the nature and amount of this item should be disclosed separately। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि AS5 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बता रहा है, देखो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से, देखो क्या बोला है, हाउएवर AS5 स्टेट्स, फिर भी AS5 ने क्या बोला है, व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जैसे हमारे केस में ये इनकम हुआ, विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंट्स दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट। देखो ये पूरा पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसीलिए AS5 इसको कवर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है, ये शायद देखो क्यों हुआ था, मान लो ट्रेन से हम लोगों ने कोई सामान भेजा था, अब उसमें हमारा कोई लॉस हो गया, तो वो तो हमारे जो है बिजनेस का जो इनकम है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हुआ, ठीक है। मतलब जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉस है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हुआ। ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या था? हम लोग अपने प्रोडक्ट को मान लो ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से भेजते हैं, हमेशा ही भेजते हैं, तो दैट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंडर अगर इस तरीके का हमारा कोई इनकम या एक्सपेंसेस होता है, तो उस केस में AS5 उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलता है, लेकिन उसे क्या करना है, हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period. The nature and amount of such should be disclosed separately. Accordingly, the nature and amount of this item should be disclosed separately. मतलब ये हमें अलग से separately disclose करना है। तो AS5 जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे AS5 में कौन कौन से आइटम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना गया है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंडर हुआ है,
ठीक है। ऑर्डिनरी, जैसे मैंने बोला आग लग गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला, दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि आग लगना कोई बिजनेस का डे टू डे का काम नहीं है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस के गुड्स को ट्रेन से ही रोज भेजना पड़ता है, ठीक है, तो ये मेरा जो है बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी, अब उसके अंदर मेरा कोई लॉस प्रॉफिट होता है तो वो एस 5 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के नहीं आएगा, ओनली डिस्क्लोजर पार्ट में आएगा। तो ये इतना सा पॉइंट जो है तुम लोग थोड़ा सा इस पे बोलोगे, ठीक है, तो आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज जो है इसमें आ जाता है। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि विच ऑफ द कंडीशंस मेंशन्स बिलो मस्ट बी मेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन है जो सेल ऑफ गुड्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो बोल रहा है द एंटिटी सेलिंग डज नॉट रिटेन एनी continuing influence or control over the goods when the goods are dispatched to the buyer, revenue can be measured reliably, the supplier is paid for the goods, it is reasonably certain that the buyer will pay for the goods, the buyer has paid for the goods। बोल रहा है कि ये सब में से कौन सा कंडीशन सेल ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन दिए गए 1 2 5 2 3 4 1 3 5 1 4 5, कौन सा सही आंसर है ये तुम लोग को बताना है। तो तुम लोग सेल ऑफ गुड्स में जाओ, जाके देखो मैंने क्या लिखवा रखा है, तो उसके हिसाब से ही तुम लोग को आंसर देना चाहिए। बोलो क्या आंसर है। जो एस 9 में कवर किए हुए हैं लैंग्वेज, वही हमें फॉलो करके आंसर बताना। बोलो क्या होगा, कौन कौन सा कंडीशन लगता है सेल ऑफ गुड्स के केस में। अरे बोलो, अरे बोलो, आवाज नहीं है। ऑप्शन ए मैम सी होगा। ऑप्शन ए सही बात, ऑप्शन ए होगा। देखो द एंटिटी सेलिंग डज नॉट रिटेन एनी कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द गुड्स। तुम लोग देखो ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, लैंग्वेज के साथ भी हमें चलना होता है, ये इसमें लॉ है ना। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो सिग्निफिकेंट, ये देखो नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गुड्स रिटेन विद सेलर, सेलर के पास कोई गुड्स पे कंट्रोलिंग नहीं रहना चाहिए, तो पॉइंट ए करेक्ट है। फिर क्या बोला है, व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, तो हम लोग को उसको गुड्स डिस्पैच करने का मतलब ही क्या हो गया, ट्रांसफर करना, ओनरशिप, ठीक है। तो रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, नहीं ये पॉइंट यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे तो रिलायबली मेजर का यहाँ पर कोई बात नहीं है, सर्टेनिटी का बात है, रिलायबिलिटी का बात नहीं है, इसीलिए हम लोग का ये पॉइंट यहाँ कवर नहीं होता है। सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स, नहीं ये तो इररिलेवेंट है, सप्लायर की गुड्स पे करेगा, गुड्स के लिए पे करेगा, जो परचेजर है वो करेगा। इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे फॉर द गुड्स, हाँ सर्टेनिटी का बात आता है, ठीक है, रिलायबिलिटी का बात यहाँ पर नहीं आता है। द बायर हैज पेड फॉर द गुड्स, ऑब्वियसली बायर जो है वो गुड्स के लिए पे करेगा, लेकिन ऐसा करते जाए तो फिर हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन तो कवर कर ही नहीं रहा है कहीं पर भी, तो उसके हिसाब से फिर मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 और 5, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 नंबर पॉइंट है ना इन्होंने कहीं पर भी कवर किए हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। Consignment inventory is an arrangement whereby inventory is held by one party but owned by another party. Which of the following indicates that the inventory in question is a consignment inventory? अच्छा देखो क्या बोला है, कंसाइनमेंट तुम लोगों ने कभी पढ़ा है, देखो ये तो तुम लोग के इंटर में है नहीं। कंसाइनमेंट का मतलब होता है, कंसाइनमेंट में 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है, कंसाइनर और कंसाइनी। एजेंट के थ्रू जब हम लोग का प्रोडक्ट बिकवाने का कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनर जो है वो ओनर होता है गुड्स का, कंसाइनी जो है वो एजेंट होता है, वो कंसाइनर की इंस्ट्रक्शन पे गुड्स को बेचता है, बदले में कमीशन लेता है। अभी समरी में इतना ही बोल सकते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है वेयर बाय इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वन पार्टी,
बट ओन्ड बाय अनदर पार्टी। तो ओनर कौन होता है? कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर प्रोडक्ट का ओनर होता है और कंसाइनी जो है वो गुड्स को अपने पास रखता है बेचने के लिए, ठीक है, वो कमीशन एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज कंसाइनमेंट इन्वेंट्री? इसमें से कौन सा कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का जो है मतलब इंडिकेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री, डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द इन्वेंट्री, manufacturer is responsible for the pricing of goods and any changes in the pricing can only be approved by the manufacturer, manufacturer is responsible for holding the goods and any changes in pricing can only be approved by the dealer। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का मतलब कंसाइनर। अब कंसाइनर ट्रेडर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, मतलब खुद सामान बना के एजेंट को देता है बेचने के लिए या खुद किसी से खरीद के फिर एजेंट को देता है। अगर हम लोग खुद बनाते हैं अपने फैक्ट्री में तो हम लोग मैन्युफैक्चरर है, और अगर हम लोग किसी से खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो हम लोग ट्रेडर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन तुम लोग को सही लग रहा है, बोलो। और डीलर का मतलब कंसाइनी, बोलो कौन सा सही है? ये भी कॉलेज में भी होता है, फाउंडेशन में भी होता है, बोलो कौन सा सही है? मैम सी लग रहा है। सी सही है, ठीक है। देखो सी सही है, बाकी क्यों नहीं है वो हम बता देते। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंटरी, नहीं, कंसाइनर जब चाहे इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मेरा गुड्स वापस कर दो, नहीं बेच रहे हो या फिर जो भी है, तो कंसाइनी को वापस करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंटरी, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरर को अगर रिक्वायरमेंट हो कि मेरा प्रोडक्ट वापस करो तो एजेंट दे देगा, ठीक है। तो ये वाला गलत लिखा हुआ है। डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द इन्वेंटरी, नहीं, डीलर के पास राइट नहीं है, ऑब्लिगेशन है। डीलर का अधिकार नहीं है, डीलर का ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है कि उसे स्टॉक वापस कर देना है जब भी मैन्युफैक्चरर बोलेगा। तो राइट इज द रॉन्ग वर्ड। फिर मैन्युफैक्चरर, ये क्यों सही है? मैन्युफैक्चरर यानी जो कंसाइनर है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसिंग ऑफ गुड्स, वही डिसाइड करता है कितने में गुड्स को बेचना है। एंड एनी चेंजेस इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, और प्राइस में कोई भी चेंजेस करना है तो कंसाइनर या मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। मैन्युफैक्चरर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द गुड्स एंड एनी चेंजेस इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द डीलर, नहीं, एजेंट कभी भी ये अप्रूव नहीं करता है कि गुड्स का प्राइस कितना होगा, इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, सही है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मेसर्स एबी एंटरप्राइज? कौन सा रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करेगा? बोल रहा है कि सेल ऑफ 20 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल, सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन अमाउंटिंग 5 लाख, सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल्स रिकॉर्ड 50,000, सेल्स ऑफ 25 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल। बोलो क्या लग रहा है? बस एमसीक्यू ही करेंगे और ज्यादा नहीं देखते कर पाते कि नहीं बात। ये वाला बता, कौन सा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए क्वालिफाइड है? बोला है 20 लाख का सेल हुआ है कंसाइनमेंट से, ऑप्शन सी। हाँ देखो, कंसाइनमेंट को तो AS9 जो है कवर नहीं करता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोले? सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन, मशीन जो बेच रहे हैं तो मशीन तो एसेट हो गया, तो फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तो एसेट बेचने का जब तक हमें क्वेश्चन ना बताए कि ये कंपनी फिक्स्ड एसेट बेचने का काम करती है, यानी फिक्स्ड एसेट उसका स्टॉक है, तब तक तो हम लोग वो मान नहीं सकते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये लैंग्वेज देखो बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब इनका काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना, तो इसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी इसीलिए करेक्ट है। डी में बोला है सेल ऑफ 25 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल, तो कंसाइनमेंट सेल भी AS9 कवर नहीं करता है, तो वो भी हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मतलब आंसर छोटा सा ही होगा, क्वेश्चन बड़ा है। द अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप ऑफ 5,000 ईच, तो 100 लोग हैं जिनको पे करना है एट द रेट ऑफ 5,000 ईच
पर एनम, ठीक है, एनुअली। ड्यूरिंग द करेंट ईयर ऑल मेंबर्स हैव पेड द फी, सभी ने पेमेंट कर दिया। हाउएवर 5 मेंबर्स हैव पेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 ईच, 5 लोगों ने कितना पे किया है, 10,000 ईच करके, मतलब एडवांस कर दिया है, मतलब एक्स्ट्रा दे दिया है। ऑफ दिस 3 मेंबर्स पेड द करेंट ईयर फीस, अच्छा जिन्होंने एक्स्ट्रा दिया है जिसमें से 3 लोगों ने करेंट ईयर का फीस दिया है और एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ड्यूज। तो कुछ लोगों ने जो एक्स्ट्रा दिया है ना, क्यों दिया है, इनमें से 3 लोगों ने करेंट ईयर का दिया है प्लस उनका प्रीवियस ईयर का बाकी था वो दिया है, इसलिए एक्स्ट्रा दिया है। और बाकी जो 2 मेंबर है उन्होंने एडवांस किया है नेक्स्ट ईयर का, एक्स्ट्रा 5,000 दे दिया है। हमें बोला है रेवेन्यू फ्रॉम मेंबरशिप फी फॉर द करेंट ईयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, हमें करेंट ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फाउंडेशन में है, कॉलेज में भी है, सभी ने पढ़ा होगा। तो बोलो क्या रिकॉर्ड होगा, ये एनपीओ का क्वेश्चन हो गया। बोलो कितना रिकॉर्ड करना चाहिए ड्यूरिंग द करेंट ईयर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। अकाउंट्स हमेशा कौन से बेसिस पे होता है, ड्यूरिंग द ईयर बेसिस पे होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर का जितना इनकम है उतना ही तो रिकॉर्ड करना चाहिए। बोलो कितना रिकॉर्ड होगा, ना तो एडवांस रिकॉर्ड होता है ना तो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड होता है, ओनली ये वाला 100 इंटू 5,000 करने से जितना आएगा 5 लाख, ऑप्शन सी हमारा होगा। क्योंकि ना तो मुझे एडवांस रिकॉर्ड करना होता है ना तो मुझे प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड करना होता है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखने में इतना बड़ा है लेकिन आसान है क्वेश्चन। देखो बोल रहा है फ्लिक्स नेट, मतलब वही नेटफ्लिक्स के जैसा, इंटरनेशनल ऑफर ए सब्सक्रिप्शन फी मॉडल टू अलाउ द पेड सब्सक्राइबर एन एनुअल व्यूइंग ऑफ मूवी, स्पोर्ट्स इवेंट एंड अदर कंटेंट। बोल रहा है कि अगर हम लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, जो इनका डिमांड है, तो हमें मूवीज और ये क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स इवेंट बाकी चीज हम लोग देख पाएंगे इनके प्लेटफॉर्म में। इट अलाउज यूजर टू रजिस्टर फॉर फ्री एंड हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्जेस। पहला मंथ फ्री में ये दे देंगे सर्विस, लेकिन लिमिटेड देंगे, ठीक है। तो वो उनका कंडीशन है कि पहले मंथ में सर्विस जो है फ्री रहेगा, कुछ पेमेंट नहीं करना है और आप जो है लिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। द कस्टमर हैज राइट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, अब कस्टमर को अगर ठीक ना लगे इसके बाद कैंसिल कर सकता है सब्सक्रिप्शन विद इन ए मंथ्स टाइम, बट इट रिक्वायर्ड टू पे फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फी आफ्टर द फ्री पीरियड। और इसके बाद अगर देखना है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर लेना है तो, ठीक है। XY हैज सब्सक्राइब फॉर प्री व्यूइंग ऑन 1 मार्च 2001। XY बोल के कोई है, उन्होंने क्या किया था 1 मार्च को फ्री वाला ये सर्विस ले लिया था। आफ्टर 1 मंथ ही हैज, मतलब 1 मंथ इन्होंने ये फ्री सर्विस का यूज किया, फिर एग्री हो गए टू पे द एनुअल मेंबरशिप एंड पे 1200 ऑन 31 मार्च 2001। और 31 मार्च 2001 को इन्होंने 1200 पे कर दिया, मतलब 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया। रेवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्लिक्सनेट, तो उनको रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए 31 मार्च 2002 को। बोलो 31 मार्च 2002 को, ये देखो इन्होंने 1 मार्च 2001 में फ्री वाला लिया था, ठीक है, 1 मार्च 2001 में फ्री वाला लिया था, 1 मार्च 2002 में ये कंप्लीट हो गया होगा। तो अब बोल रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा 31 मार्च 2002 को, ये कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करेंगे ये बताओ। मैम 1200। 1 मार्च को ये 1200 रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, हाँ, क्योंकि देखो 1200 ही इनका क्या है, 1200 ही इनका जो है इनका, ये तो फ्री में गया था, यहाँ तो कुछ पैसे का बात ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1200 इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये हम लोग का एमसीक्यूज हो गया, लेकिन उसके बाद 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन रह ही गए आखिर में, 6, 7, 8, 9, 3 क्या 4 क्वेश्चन बाकी रहा है, ठीक है। तो ये तुम लोग हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करना, और ये जितना भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है ना, तुम लोग को कॉपी में लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। पढ़ के देख लेना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और दूसरा कोई ये स्टार्ट करेंगे। और एक एग्जाम्पल तुम लोग अपने आप से देखना, कोई इश्यू हुआ तो मुझे बता सकते, ठीक है। फिर आज इतना ही, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।
थैंक यू मैम। Bye.